चंद्रमा पर पृथ्वी का वस्तु का पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। इसका मतलब क्या दोस्तों, आपने देखा हो कि हमारी अर्थ से लोग भाग जाते हैं, चंद्रमा वगैरह पर जाते हैं, और वो चंद्रमा पर रह के आते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, उनकी लंबाई बढ़ जाती है। क्या दोस्तों, उनकी लंबाई बढ़ जाती है। तो कई बार ऐसा आता है कि किसी अन्य ग्रह पर लंबाई बढ़ने या घटने का क्या कारण है, तो वहाँ पर क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, उसके मान में परिवर्तन है। जहाँ गुरुत्वीय त्वरण अधिक होता है वहाँ पर लंबाई बस व्यक्ति घट जाती है, और जहाँ गुरुत्वीय त्वरण कम होता है वहाँ इसकी आदमी की लंबाई बढ़ जाती है। दोस्तों जैसे कि बात हम करें चंद्रमा की, तो पृथ्वी पर से चंद्रमा की जो गुरुत्वीय त्वरण है वहाँ कम होता है, जिसके कारण वहाँ पर वस्तु की लंबाई बढ़ जाती है। और आप कह सकते हैं दोस्तों कि जो भार यहाँ पे, मतलब कि आप कह सकते हैं जो भार यहाँ पे 36 किलो का होगा, वो वहाँ पर जाके 6 किलो का हो जाएगा। 6 किलो का हो नहीं जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर दोस्तों 6 किलो का प्रतीत होगा, 6 किलो का वहाँ उसको प्रतीत होगा। अब मैं भार की बात कर रहा हूँ, किसी द्रव्यमान में चेंज नहीं होगा, हमेशा ध्यान रखना। जैसे कि मेरा 50 किलो वेट है, सॉरी 50 किलो या 55 किलो या 60 किलो जो भी है, जो मेरा द्रव्यमान है, तो वो 60 किलो का 60 किलो ही रहेगा। लेकिन जो उसमें 9.8 का गुणा करके अगर हम डायरेक्टली 10 का गुणा करें तो लगभग आप कह सकते हैं जो 500 न्यूटन का जो मेरे वेट से भार लगता है, जो मेरा न्यूटन से वो बल लगता है, मेरे कहने मतलब मेरे वेट के कारण, तो जो 500 न्यूटन है वो यहाँ पर 500 न्यूटन है, वो वहाँ पे 500 न्यूटन नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, आइए अगली बात करते हैं। वो लेता हूँ, चंद्रमा पर पृथ्वी के भार, चंद्रमा पर वस्तु का भार, चंद्रमा पर वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे इसकी बात है। आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों चीज़ें हमेशा कहानी की तरह, या फिर जो भी कोई चीज़ भी हम कुछ नहीं सीखते हैं तो वो उसमें इंटरेस्ट जगाने के लिए क्या करिए आप, मैं आपको घर पे पढ़ने का तरीका बताता हूँ, क्योंकि हम भी स्टूडेंट रहे हैं और हमने जो प्रॉब्लम आप फेस करते हैं वो हम भी करते हैं कि इतना सारा कोर्स है, कभी कभी आप लोग को लगता है कि इतना सारा कोर्स है, इसको हम लर्न कैसे करेंगे, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। तो उनको एक स्टोरी की तरह पढ़िए, या फिर कोई और ना विषय जैसे केमिस्ट्री या फिजिक्स रहा, ये दोस्तों स्टोरी की तरह नहीं पढ़ी जा सकते। तो इनमें क्या करिए दोस्तों, इनको स्टोरी नहीं बना सकते आप, तो एक काम करिए, इनको पूरे को पढ़ लीजिए, और जब आप पढ़ के एक बार फिर जब दोबारा से इसको वैसे करेंगे, मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, तो वो आपको लगेगा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उससे आपको क्या हुआ कि वो बहुत फास्ट लर्न हो जाएंगे। अब दोस्तों जब पहली बार आप पढ़ रहे हो तो उनमें उन चीज़ों को भी पढ़ लीजिए जिनकी आपको, मतलब चैप्टर में कई सारी चीज़ें होती हैं, जिनमें कई चीज़ें होती हैं कि उनके बारे में हमको नहीं पढ़ाते टीचर वगैरह, और वो अनइम्पोर्टेंट होती हैं। आप फर्स्ट टाइम जब रिवीजन कर रहे हैं तो आपके पास पर्याप्त टाइम हो, तो वो उनको भी लिख लीजिए, मतलब पूरी चैप्टर को एक ही बार में लिख लीजिए। उसके बाद दोस्तों आप फिर इम्पोर्टेंट चीज़ों को जब लर्न करेंगे तो आपको बहुत जल्दी ही वो आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट आता है, वो क्या है, ग्रह। ग्रह क्या होते हैं वो जानकारी करिए। वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों तरफ अपनी अपनी परिक्रमण कक्षा में, अपनी अपनी कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं, वो ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, ग्रह क्या, वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर अपनी अपनी कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं, ग्रह कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, पृथ्वी हमारी एक ग्रह है, और इस समय लगभग 8 ग्रह माने, इस समय 8 ग्रह हैं, जिनको अगर देखा जाए इनमें सबसे छोटा ग्रह बुध को माना जाता है, और बुध सबसे पास में ग्रह भी है। यह क्वेश्चन वैसे जीके से रिलेटेड है, आपको काम का नहीं है। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों, वो देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा।
ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है उस पर कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो वो देखिए, किसी वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध अनंत से क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध अनंत से क्षेत्र के किसी बिंदु तक के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका जो मान होता है, जो फॉर्मूला होता है वो देखिए, ये होता है U बराबर माइनस जी एम अपॉन आर, यहाँ पर जी एम ई। ये दोनों का मतलब क्या है कि ये दोनों अर्थ से संबंधित है। ये अर्थ का मास है, ये अर्थ की रेडियस है। जो एम है, स्मॉल एम, ये किसी पिंड, उस पिंड का है जो पिंड लेके आ रहे हैं, ये वस्तु है उसका। और जी हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जिसका मान 6.67 × 10⁻11 है। आप कह सकते हैं तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन क्या, किलोग्राम स्क्वायर। ये वैल्यू माइनस में होती है। अब दोस्तों आइए अगले पॉइंट पे आते हैं। जो अगला पॉइंट है दोस्तों वो इम्पोर्टेंट है। केपलर के ग्रह गति संबंधी नियम। केपलर के ग्रह गति संबंधी नियम केपलर के कौन कौन से नियम ग्रह गति संबंधित, वो देखिए। दोस्तों केपलर जो वैज्ञानिक थे उन्होंने ग्रह की गति से संबंधित 3 नियम दिए। उनको हम खगोल शास्त्री भी कहें तो कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि उनका जो विषय है वो इस टाइप से है। वो प्रथम नियम क्या है वो देखिए। जो केपलर की गति से संबंधित जो नियम है उससे प्रथम नियम क्या है वो देखते हैं। इस नियम के अनुसार दोस्तों जो हमारे सौरमंडल है उसमें प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमता है और सूर्य इसके फोकस पर होता है, फोकस पर स्थित है। दीर्घ वृत्ताकार किस टाइप का, आप कह सकते हैं एक टाइप से अंडाकार पर, अंडाकार जो होता है वो दीर्घ वृत्ताकार में आ जाता है। ठीक है, और सूर्य इसके कहाँ, फोकस पर होता है। अब हर किसी की दीर्घ वृत्ताकार कक्षा अलग होगी ना कि एक ही, अगर एक हो तो वो ग्रह नहीं होता। अगर कोई ग्रह है किसी दूसरी कक्षा को काटता है तो दैट मीन वो ग्रह की सूची से बाहर कर दिया जाता है। इसमें से जैसे कि आप कह सकते हैं जो हमारा जो हमारा प्लूटो ग्रह था पहले, वो इसी कारण मतलब सौरमंडल से बाहर कर दिया गया उसकी सूची से, ग्रह की सूची से, क्योंकि वो किसी अन्य ग्रह की कक्षा को काट रहा था।
सभी ग्रह अपनी अपनी कक्षा में लगाते हैं दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। तो ये क्या है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी अपनी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर परिक्रमण करते हैं और सूर्य इनके फोकस पर स्थित है। सूर्य के दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तथा सूर्य इनके फोकस पर स्थित है। ये तो दोस्तों हो गया प्रथम नियम। आइए द्वितीय नियम की ओर बढ़ते हैं। ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है। ठीक है, ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है, समान क्षेत्रफल तय करती है। समान दूरी नहीं, समान क्षेत्रफल तय करती है। क्षेत्रफल लिखेंगे तो बेटर होगा। अर्थात इसका मतलब क्या है कि जो क्षेत्रफल और क्षेत्रफल मतलब दूरी, मान लीजिए दूरी और समय की बात आ जाए तो उसका मतलब तीसरा रिजल्ट क्या होता है, चाल निकल के आती है। अर्थात उनकी जो क्षेत्रीय चाल होती है दोस्तों वो क्या होती है, नियत होती है। अर्थात ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है, यहाँ से हम कह सकते हैं dA/dt इक्वल टू कांस्टेंट या नियत। ठीक है दोस्तों, अब आइए तृतीय नियम। तृतीय नियम की ओर आते हैं। किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह की सूर्य से औसत दूरी के बराबर होता है, औसत दूरी के घन के बराबर होता है। किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह से औसत दूरी के वर्ग घन के बराबर होता है। अब मान लीजिए इसका किसी ग्रह का परिक्रमण काल कितना है, t है।
ग्रह की सूर्य से औसत दूरी कितनी है, r है, तो परिक्रमण काल का वर्ग, परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह की सूर्य से दूरी के घन का मतलब q के बराबर होता है। यहाँ से हमें निकल के आता है t² बराबर r3। तो देखिए ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह की सूर्य से औसत दूरी के घन के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से हमारा निकल के आता है t² बराबर r3। दोस्तों दोपहर के समय क्या होता है कि दोपहर के समय सूर्य पृथ्वी के सबसे पास होता है। क्या, दोपहर के समय दोस्तों सूर्य पृथ्वी के सबसे पास होता है। इसीलिए दोस्तों पृथ्वी पर आपतित सूर्य का प्रकाश दोपहर में अधिकतम होता है। वो किसके नियम के थ्रू है, वो तृतीय नियम के थ्रू है। ठीक है, तो ये हो चुका है। आइए अगले पे देखते हैं, केपलर के नियम हो गए। एक मिनट। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसका अगला वाला क्या है। दोस्तों अगला पॉइंट आता है उपग्रह का। उपग्रह ये क्या होते हैं दोस्तों, आइए जानकारी करते हैं। उपग्रह सेम टू सेम वैसे जिस टाइप से ग्रह है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी टाइप से उपग्रह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं दोस्तों। ठीक है, बाकी उपग्रह भी अपने अपनी कक्षा में ही परिक्रमण करते हैं। दोस्तों उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक उपग्रह और दूसरा कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह मानव के द्वारा निर्मित किए जाते हैं और प्राकृतिक दोस्तों अपने आप नेचर के द्वारा। 1 मिनट लाइट चली गई। तो दोस्तों उपग्रह के बारे में जैसे कि आपको बता चुका। अब अगला होता है उपग्रह की कक्षीय वेग। उपग्रह का कक्षीय वेग, ऑर्बिटल वेलोसिटी, उपग्रह की ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये क्या होती है दोस्तों, वो देखते हैं। किसी उपग्रह को ग्रह के चारों ओर कक्षा में स्थापित करने के लिए जितना वेग इम्पोर्टेंट है, जितना वेग जरूरी होता है, नेसेसरी होता है, उस वेग को हम उस उपग्रह का कक्षीय वेग कहते हैं। ठीक है, किसी उपग्रह को ग्रह के चारों ओर उसकी कक्षा में स्थापित करने के लिए आवश्यक वेग को हम उपग्रह का कक्षीय वेग कहते हैं। ग्रह के चारों ओर उसकी कक्षा में स्थापित करने के लिए आवश्यक वेग उपग्रह का कक्षीय वेग कहलाता है।
उपग्रह का कक्षीय वेग कहलाता है दोस्तों। ठीक है। अब दोस्तों उपग्रह कक्षीय वेग के लिए जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला होता है वो देखिए, वीओ बराबर GME/r+h। ऑर्बिटल वेलोसिटी बराबर √GME/RE+h। ठीक है। जहाँ ME का मतलब क्या है, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। RE का मतलब, H का मतलब कितनी ऊंचाई पर स्थापित करना है, G का मतलब सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है। दोस्तों RE+H क्या हो जाता है, अब आपको बता दूं मैं, जैसे कि ये कोई ग्रह है, इसके चारों तरफ ये भी लगाएगा कोई उपग्रह चक्कर, तो H तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, और R क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। तो अब यहाँ से RE+H पता क्या हो जाएगा, उपग्रह की त्रिज्या हो जाएगी। उपग्रह की त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक, मानेंगे केंद्र उसका पृथ्वी का केंद्रीय रहेगा, तो इसीलिए ये पृथ्वी का केंद्र, पृथ्वी की कक्षीय दूरी RE+H मान ली जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर करें, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं दोस्तों आपके से अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।